नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपका C++ की सीरीज में। हम लोग का इस चैनल पे C सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से, और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए पहला प्रीरिक्विजिट यही है कि आपको C आना चाहिए, क्योंकि C++ इज नथिंग बट C विद क्लासेस। जो लॉजिकल बेस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो C++ का सेम है एज दैट ऑफ C। अगर आप C के कोड को C++ पे रन करोगे रेयरली आपको कोई इश्यूज आएंगे, और काफी सारे कंसेप्ट्स जो C में है वो एज इट इज C++ में है, तो वो आपका प्री रिक्विजिट है। और जब भी आप C++ के लिए अगर C सीख रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आप C++ ही सीख रहे हैं, क्योंकि काफी कंसेप्ट्स सेम ही है। विद दैट सेड लेट्स गेट गोइंग। इंट्रोडक्शन टू C++। C++ लेक्चर 1 है अपना परिचय C++ का। क्या है C++? C++ एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, गेम ग्राफिक इंजन्स, एम्बेडेड सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, लार्ज स्केल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों के लिए। अब यहाँ पे एक एक शब्द को समझने का ट्राई करते हैं। ये जनरल पर्पस क्या है? जनरल पर्पस का मतलब है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डिजाइन की गई है भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ना कि कोई एक स्पेसिफिक तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी मल्टीपर्पस फॉर मल्टीपल डिफरेंट टास्क्स, ऐसा कहा जा रहा है। दैट इज जनरल पर्पस, मतलब काफी सारी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, जनरली यूज किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर माने क्या होता है? आप जब ये पीसी को चालू करते हो तब आपका ओएस लोड होता है, उससे पहले आपका बायोस लोड होता है, उससे पहले बहुत सारे कर्नल वगैरह सब लोड होते हैं। तो जो आपका विंडोज है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके नीचे जितने भी चीजें आते हैं जो कि हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो सारी चीजें जो हैं आपके C++ पे बनाई जा सकती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया जा सकता है, गेम्स, ग्राफिक्स इंजन्स, एम्बेडेड सिस्टम यानी आप कोई एक छोटा डिवाइस बना रहे हैं, उसमें आपको अगर कोडिंग करनी है तो आप उस डिवाइस को एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं और उसकी कोडिंग को एम्बेडेड कोडिंग बोलेंगे, ठीक है? तो वो भी आप C++ के थ्रू कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस को एप्लीकेशन है तो इनफैक्ट आप इससे सीधा पूरा का पूरा एक लैंग्वेज बना सकते हैं। और आपका पाइथन जो लैंग्वेज है वो C से बना है मोस्टली, और C++ भी यूज हुआ होगा, तो आपका पूरा का पूरा एक लैंग्वेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन इटसेल्फ। लार्ज स्केल कोई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है उसके लिए भी इक्विप्ड है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हार्डवेयर का कंट्रोल होता है। इसको आगे देखेंगे। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करता है। पैराडाइम इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? पैराडाइम का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में कि आप के कोड लिखने का, कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीके को पैराडाइम बोलते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके कोड को लिखने के लिए। तो आपका जो C++ लैंग्वेज है ये मल्टीपल पैराडाइम यानी मल्टीपल वेज और स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल तरीका भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका भी, जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी। यानी आप चाहो तो केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि C++ क्या है? C विद क्लासेस। तो C की सारी चीजें हैं। C आपका प्रोसीजरल है, ठीक है, जिसमें कोई क्लास वगैरह नहीं होते, डायरेक्टली सीक्वेंस के बेस में आपके फंक्शंस, वेरिएबल्स यूज होता है। वो होता है प्रोसीजरल, जो आपका C था। C की प्लेलिस्ट को देख ले कृपया। और C++ में जो ऐड किया गया है C के ऊपर वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पार्ट होता है। और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी UPS, इसके 4 पिलर्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आती है। तो आप इस तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड कि आप दोनों को कंबाइन करें, प्रोसीजरल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट आप वो भी कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई फिक्स डेटा टाइप के थ्रू प्रोग्राम ना बनाते हुए फ्लेक्सिबल तरीके से डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, उसको जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। टेम्पलेट्स के थ्रू हम लोग ये इंप्लीमेंट करते हैं C++ में। इसको हम लोग आगे देखेंगे आने वाली वीडियोस में। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा बेसिकली व्हाट इज C++। इसकी हिस्ट्री क्या है? जैसे C की कुछ हिस्ट्री थी, C++ की भी कुछ हिस्ट्री है। देखिए C++ का इतिहास, क्रिएटर कौन था? बियान स्टॉप या जॉन स्टॉप या बिजान स्टॉप, जो भी बोलो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो ये जो व्यक्ति है ये डैनिश है, डैनिश यानी डेनमार्क के, और इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है कुछ इस तरीके से, ब्यान। ओके, तो ब्यान स्ट्रोस्ट्रॉप, तो फिर ब्यान स्ट्रोस्ट्रॉप। एनीवेज मूविंग अहेड। ये जो डैनिश व्यक्ति है इसने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था 1978 में। इसको इनिशियली इसने बोला था C विद क्लासेस, लेटर इसने 1983 में इसको रीनेम करके C++ किया पॉसिबली। ये डेवलप किया गया था AT&T बेल लैब्स में। मोस्ट पॉसिबली ये यूएसए में होगा ये अभी, क्योंकि न्यू जर्सी यूएसए में ही है, तो आई गेस बैक देन भी यूएसए में ही होगा ये लैब।
सी प्लस प्लस इवॉल्व हुआ है सी लैंग्वेज से। इनिशियली इसको कहा जाता था सी विद क्लासेस, यानी सी जिसमें क्लासेस का कंसेप्ट को डाला गया है। एक क्लैरिफिकेशन, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि सी प्लस प्लस पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरली कंसीडर किया जाता है सिमुला 67। अब जनरली कंसीडर किया जाता है, सत्य क्या है पता नहीं, अटल सत्य पता नहीं, लेकिन हाँ ये कंसीडर किया जाता है इस तरीके से। सी प्लस प्लस सिमुला से हेविली इंस्पायर्ड था, ये कहा जाता है। ओके, सी प्लस प्लस ये नाम क्यों? सी में एक प्लस प्लस करके ऑपरेटर था, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यानी कोई भी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर एक से इंक्रीमेंट करना, यानी कि इंट n इंट इक्वल टू 10 है, तो अगर मैं n प्लस प्लस करूं तो n की वैल्यू 10 से 11 हो जाती है। यदि मैं इसको n के जगह c कर दूं तो c प्लस प्लस करने से c में जो 10 की वैल्यू थी 11 हो जाती है, यानी एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, यूं कह सकते हैं आप। तो C को इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हुए ये कहा गया कि C का एनहांस्ड वन स्टेप अहेड वर्जन है C++। कुछ तथ्य यानी फैक्ट्स C++ के बारे में, काफी सारे मेजर सिस्टम्स एप्लीकेशन C++ में लिखे गए हैं। काफी सारे गेम इंजन, अनरियल इंजन इत्यादि इत्यादि C++ के थ्रू काम करते हैं। हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर्स अधिकतर C++ में रिलाय करते हैं। ये बहुत वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी भी काफी हद तक, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता पाइथन सबसे वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है, या फिर आपको पाइथन ज्यादा अधिक पसंद है, तो पाइथन भी C++ में ही बना है। सो चेकमेट। वैसे अभी का जो C++ की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट डाले गए हैं। बेसिक C++ पर्याप्त नहीं होता है, जो C++ का मैं बात कर रहा हूँ। C++ में बहुत सारे नए कंसेप्ट ऐड किए गए हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑब्वियसली सदैव सेम रहेंगे, जो कि हम लोग इस सीरीज में देखेंगे, लेकिन लिमिटेशन से बहुत आगे आप C++ को सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? C++ एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में। C++ को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि वह लो लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें आप हार्डवेयर का डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, हार्डवेयर के निकट प्रोग्रामिंग कर सकते हो, डिवाइस ड्राइवर्स से डायरेक्टली काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम पे डायरेक्टली काम कर सकते हो, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी इसी के साथ आप कर सकते हो C++ में। इसमें एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाना, गेम्स बनाना, GUI प्रोग्राम्स बनाना, ये सब भी आप कर सकते हैं। सो ना ही लो ना ही हाई, मिडिल, मैंने दोनों कर सकता है। छठवीं बात क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पे, किस किस तरीके के प्रोग्रामिंग स्टाइल्स C++ हम लोग को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जैसे C में होता था। क्या होता है? फंक्शंस होता है, लूप्स होता है, कंडीशंस होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कि कब क्या एग्जीक्यूट होगा, उसी हिसाब से सब एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अभी C विद क्लासेस है C++, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट्स भी है, जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आता है, जिसके बेस में एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें आती है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप टेम्पलेट्स का यूज करेंगे रीयूजेबल कोड को क्रिएट करने के लिए। बाद में देखेंगे ये वाली चीज। अगर C++ को कंपेयर किया जाए तो कैसा होगा? थोड़ी मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए C++ सुपर सेट है किसका? C का। यानी C++ में वो सारी चीजें हैं जो C में है, ठीक है। यानी आप C के प्रोग्राम को एज इट इज C++ पे रन करो, चलेगा। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा, ऑलमोस्ट ऑल वैलिड C प्रोग्राम्स कैन रन ऑन C++, नो प्रॉब्लम। और काफी लोग तो डेव C++ यूज करते समय ये भी ध्यान नहीं देते कि वो जब .c करके सेव नहीं करते तो गलती से .cpp में सेव हो जाता है, उनका प्रोग्राम संभाव चल जाता है। सो या दैट टू बी मेंशन्ड। आगे दोनों चीज में कॉमन क्या है? जैसा कि मैंने कहा, इफ, एल्स, लूप, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप, इतनी सारी चीजें अब कॉमन है, इसको क्यों रिपीट किया जाए? आप C सीख लो ना प्रेम से, क्या चिंता है? वैसे भी इस डे एंड एज पे, AI के टाइम पे, अगर आप C++ सीख रहे हो सच में, तो मतलब आपका C ऑब्वियसली क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि आप बेस पे फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडामेंटल्स ये रूट है। इन एनी केस डीप बेसिक फंडामेंटल्स आर नेसेसरी एनी केस। आगे बढ़ता है। आगे लाइब्रेरीज को कंपेयर किया जा रहा है। C++ में C की लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया जाता है, प्लस C++ के मॉडर्न चीजों को भी इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में C++ में यूजुअली IOStream यूज किया जाता है, वेक्टर यूज किया जाता है, स्ट्रिंग यूज किया जाता है, ठीक है। पुराने हेडर्स कैसे होते थे? IOStream.h, IOStream.h नहीं, IOStream केवलम, ठीक है। कौन IO.h, stdio.h, ये सारे ऑब्सलीट है, C++ में, मॉडर्न C++ में नहीं यूज किए जाते, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग अहेड। टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच कैसा होता है, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? C जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है और C++ जो है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है, स्टार्ट विद मेन फ्लो, ब्रेक इनटू स्मॉलर फंक्शंस लेटर। यूं कह लो कि सबसे पहले आपका मेन फंक्शन बनेगा,
और मेन फंक्शन की चीजों को लिखा जाएगा। लेटर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग छोटी छोटे जो उसके पार्ट्स है उसको डेवलप करेंगे, जैसे अलग अलग प्रकार के फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। सबसे पहले आपका मेन फंक्शन बनेगा, उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट स्मॉलर पार्ट्स बनेंगे। इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, कि आपका मेन फंक्शन पहले आता है, उसके बाद सब यूनिट्स आते हैं। स्टार्ट विद द मेन फ्लो, ब्रेक इनटू स्मॉलर फंक्शंस लेटर। C++ में इसका विपरीत कार्य होता है, बॉटम अप। ये तो बात हुई किसकी? सी की। अब C++ में कैसा होता है बॉटम अप, उसको देखेंगे। यहाँ पे C++ में आपका सबसे पहले ना क्लासेस बनते हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर भी बनेंगे, मे बी यूनियन, इनम इत्यादि इत्यादि, जो भी बेसिकली स्मॉलर यूनिट्स है वो। फिर क्या किया जाएगा, उन सारी चीजों को यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर अंतर्गत हुआ असेंबल किया जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर, क्लासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेन फंक्शन लिखने से पहले ही अपने क्लास को लिखना शुरू करोगे। आप जो प्रोग्रामिंग का फ्लो है उसको किस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले जो स्मॉल एलिमेंट्स है वो, फिर आपका मेन फंक्शन में उसको असेंबल किया जाता है। सी में आप प्रोग्राम करते हो तभी मेन फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर चीजें करते हो, फिर फंक्शन में कन्वर्ट करते हो। C++ में आप ऑब्जर्व करोगे कि एक टाइम के बाद आप ना क्लासेस के बारे में पहले सोचोगे कि क्लासेस कैसे होंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, फिर जाके आप सोचोगे कि मेन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो। और ये जो अप्रोच है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, और ये जो है ये टॉप डाउन अप्रोच है। मेन फंक्शन पहले, बाद में सब एलिमेंट्स, ये हो गया टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या हो गया, सब पहले सब एलिमेंट्स फिर मेन फंक्शन। सी में टॉप डाउन होता था, C++ में बॉटम अप होगा, यानी हम लोग क्लासेस के बारे में पहले सोचेंगे, क्लासेस पहले बनाएंगे, फिर उसको मेन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये है टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच। सी में टॉप डाउन, C++ जो हम लोग करेंगे अभी उसमें बॉटम अप। इसको यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि टॉप डाउन अप्रोच जो सी में था उसमें जो है मेन फंक्शन पहले लिखा जाता था, उसके बाद बाकी स्मॉलर फंक्शंस क्रिएट किए जाते थे। C++ में हम लोग पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बनाएंगे जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स, फिर उसको असेंबल किया जाएगा पूरे प्रोग्राम में एज मेन फंक्शन। ओके, तो बॉटम अप अधिक बेटर है लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड में पहुंचते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स एक चीज क्या है, ठीक है, बेसिक तरीके से। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।